डियर स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में SE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे। ये एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण इनमें आक्रमणकारी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। बेंजीन की अभिक्रिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 से कराई तो हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो नाइट्रोनियम आयन है NO2 प्लस बेंजीन से अभिक्रिया धीमी गति मंद अभिक्रिया होती है। इसमें हमको मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है। सेकेंड स्टेप में मध्यवर्ती जो कार्बोकेटायन है इसमें से हाइड्रोजन निकलने पर हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। अभी अगली अभिक्रिया इसके अंदर बेंजीन की क्रिया हमने जब रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराई आयरन और चूर्ण की उपस्थिति में तो हमको हैलोजनीकरण अभिक्रिया होकर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो हमको यह अभिक्रिया एसिलीकरण या फीडर-क्रॉस अभिक्रिया कहलाएगी। एसीटोफेनॉन प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको हम SFR अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उच्च ताप पर एल्केनों का हैलोजनीकरण कराया जाता है तो अभिक्रिया निम्न स्टेप में पूर्ण होती है। जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन हमने लिया, कोई सा भी एल्केन ले लें RH। अब हैलोजनीकरण Cl2 की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराई तो हमको एल्केन लेड RCl और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें प्रतिस्थापन फ्री रेडिकल के अटैक से होता है। 3 पदों में अभिक्रिया संपन्न होगी। फर्स्ट अभिक्रिया कहलाती है श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, सेकंड होता है श्रृंखला बढ़ाने वाला पद और थर्ड लास्ट वाला होता है श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद में क्लोरीन Cl2 को जब हम सनलाइट HMU की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हम तो मुक्त मूलक जो प्राप्त होगा वो क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अब क्या होता है, श्रृंखला बढ़ाने वाले पद में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ कराने पर हमको एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होगा। जिस एल्किल मुक्त मूलक की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन के साथ में कराएंगे Cl2 के साथ में तो हमको एल्किल क्लोराइड तथा क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होता है। श्रृंखला समाप्त करने वाले पद में सभी मुक्त मूलक आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे क्लोरीन मुक्त मूलक दोनों मिले तो Cl2 का निर्माण किया अणु का R मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक जब मिला तो अभिक्रिया होने पर एल्किल क्लोराइड और जब R मुक्त मूलक और R मुक्त मूलक दोनों की अभिक्रिया हुई तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। सेकंड नंबर की रिएक्शन है योगात्मक अभिक्रियाएं, जिनको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों का गुण होती है, अभिलाक्षणात्मक गुण होता है। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। हम कह सकते हैं असंतृप्त क्रियाकारक किसमें चेंज हो जाता है, संतृप्त उत्पाद में। योगात्मक अभिक्रिया प्रमुख रूप से निम्न प्रकार 2 प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यह अभिक्रिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन युक्त यौगिकों की अभिलक्षणात्मक रिएक्शन होती है। फर्स्ट हम ले सकते हैं इसके अंदर हैलोजनों का योग, एडिशन ऑफ हैलोजन। जब एल्कीन की क्रिया हैलोजन हमने लिया X2 के साथ में कराएंगे तो डाई हेलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल लिया एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो हमको डाई क्लोरो एथिन प्राप्त होता है, जिसकी वापस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करें टेट्रा क्लोरो एथिन प्राप्त होता है।
जो इसकी क्रियाविधि है मैकेनिज्म, उसमें ये बता रखा है सर्वप्रथम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अणु के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ हैलोजन अणु आकर्षित होता है और इस आकर्षण बल से एक पाई संकुल बनता है जिसमें हैलोजन अणु ध्रुवित अवस्था में आ जाता है। ध्रुवित हैलोजन अणु से एक हैलाइड आयन निकल जाता है और एक चक्रीय संकुल बनता है। इस सिग्मा संकुल से नाभिक स्नेही हैलाइड आयन जुड़ता है और एक ट्रांस यौगिकोत्पाद का निर्माण होता है। रिएक्शन समझिए, हमने लिया एथीन CH2 हैलोजनीकरण Br2 के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराई तो हमको पाई संकुल प्राप्त होता है जिसमें हैलोजन अणु ध्रुवित अवस्था में है, इसके अंदर Br पे प्लस और Br नेगेटिव। अगली स्टेप में, स्लो स्टेप में सिग्मा संकुल प्राप्त होता है, एक हैलोजन आयन इसमें से निकल जाता है और ये एक तरह से चक्रीय साइक्लिक स्टेज होती है, साइक्लिक सिग्मा संकुल बनता है। अब इसमें फास्ट रिएक्शन होगी तो इस सिग्मा संकुल से नाभिक स्नेही हैलाइड आयन जुड़ता है और एक ट्रांस यौगिकोत्पाद का निर्माण होता है। इसके अंदर जो स्टेज होगी ट्रांस एडिशन रिएक्शन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है ये, ट्रांस एडिशन सिस नहीं होगा, दोनों ब्रोम हैलोजन अपोजिट साइड में रहेंगे तो इसे ट्रांस एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसी के अंदर आएगा मार्कोनिकॉफ का नियम। इम्पोर्टेंट नियम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जब हाइड्रोजन हैलाइड का किसी असममित एल्कीन पे योग होता है तो उसका ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋण विद्युतीय भाग है ये उस पे जाकर, उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे हाइड्रोजन, जब हम हैलाइड के HI की अभिक्रिया जब प्रोपीन के साथ कराते हैं तो 1 2 3 सेकेंड नंबर के कार्बन जो प्रोपीन का सेकेंड, उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है तो HI के अंदर I क्या नेगेटिव ऋण विद्युतीय, तो इस I का टेक कहाँ पर होगा, सेकेंड पोजीशन पे। तो CH3 CHI और CH3 प्राप्त होता है। जो इसका स्पष्टीकरण है मार्कोनिकॉफ का उसको समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक प्रोपीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की योग की क्रियाविधि देखें तो इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो हमको द्वितीय कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। CH3 CH3 और प्लस है बीच वाले कार्बन पर द्वितीय कार्बोकेटाइन स्थायी कार्बोकेटाइन होता है, स्थायी, जिसके कारण से हमको 2 स्टेज पे ब्रोमीन का टेक होगा और ब्रोमीन का टेक होने पर हमको 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ C2 पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। C2 मतलब कार्बन 2 पर मेथिल समूह CH3 जुड़ा हुआ है जिसके प्लस I प्रभाव के कारण बंद इलेक्ट्रॉन युग्म C3 मतलब कार्बन 3 से कार्बन 2 की ओर विस्थापित होते हैं। अतः कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन धनी है। अतः पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण कार्बन 1 पर जाएंगे न कि कार्बन 2 पर, क्योंकि मेथिल समूह के प्लस I प्रभाव के कारण से कार्बन 2 कार्बन 3 वाले बंद इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 की ओर विस्थापित है। अतः पाई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर विपरीत दिशा में जाते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 पर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ऋणावेश हो जाएगा, फलस्वरूप HBr का हाइड्रोजन कार्बन 1 पर जुड़ेगा। इस प्रकार एक द्वितीय कार्बोकेटाइन बन जाता है जो कि एक स्थायी स्पीसीज होती है। अब नीचे वाली रिएक्शन जो देख रही है इसके अंदर देखिए आप प्राथमिक कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि अस्थायी होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या फिर हम इसको कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव।
इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा पेरोक्साइड की मिला दी जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है। इसके अंदर क्या होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन या ब्रोमीन, हम किसके अंदर ब्रोमीन कम हाइड्रोजन पे कम कार्बन पे जाकर नहीं जुड़ेगा, अधिक वाले हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पे जा करके ब्रोमीन प्रतिस्थापित होता है। मैकेनिज्म समझे। पेरोक्साइड ROR हमने लिया तो जब इसका मुक्त मूलक हुआ तो 2 RO और एल्किल ऑक्साइड श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद प्राप्त होता है। जब इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराई तो ब्रोमीन मुक्त मूलक प्राप्त होता है, और जब एल्कीन की ब्रोमीन मुक्त मूलक के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो हमको श्रृंखला बढ़ाने वाला पद CH3CH मुक्त मूलक CH2Br बनता है। अगली स्टेप के अंदर श्रृंखला समाप्त करने वाले पद होते हैं। तो हम कह सकते हैं पेरोक्साइड प्रभाव HBr के लिए संभव है, HCl व HI के लिए नहीं होता है। इसका कारण यह है कि HBr की बंध ऊर्जा कितनी है, करीब 87 किलो कैलोरी पर मोल की तुलना में HCl की बंध ऊर्जा का मान अधिक 102 किलोग्राम पर मोल होता है। अतः पेरोक्साइड से इसका समाक्षीय विखंडन नहीं हो पाता है। HI की बंध ऊर्जा का मान 71 किलो कैलोरी पर मोल जो HBr से कम होता है, लेकिन आयोडीन मुक्त मूलक की क्रिया ऊष्मा शोषी होती है, HI का विघटन अतिशीघ्र हो जाता है।